रात का समय हो चुका था। तेज हवाएं चल रही थी और अंधेरे में वह बरगद का पेड़ और भी भयानक और डरावना लग रहा था। तभी बरगद के पेड़ पर लटका हुआ फांसी का फंदा हवा में झूलने लगा और तेज हंसी के साथ आवाज आई। तुम दोनों की वजह से मुझे फांसी लगाकर जान देनी पड़ी। अब तुम दोनों भी इसी फंदे पर झूलेगा। बहुत समय पहले की बात है। रशीदपुर नाम के गांव में सविता नाम की एक गरीब बूढ़ी औरत अपनी झोपड़ी में रहा करती थी। उसके दो बेटे थे जो एक साथ कमाने के लिए शहर गए। उसके बाद वह कभी लौटे नहीं। अब वह बुढ़िया अकेली ही रहा करती थी और लोगों के कपड़े सिलकर अपना गुजारा किया करती थी। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान की नजरों से देखा करते थे और उसका ख्याल भी रखते थे। अम्मा, आज तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है तुम्हारे घर से। हाँ बेटा, क्या बताऊं, बहुत दिनों से खीर खाने का मन हो रहा था, सो सामान इकट्ठा करके अब बना पाई हूँ। ले, तू भी ले, अपने बच्चों को भी खिला देना। ठीक है अम्मा, मैं तो यहाँ कुछ कपड़े सिलवाने के लिए आई थी। यह तो बहुत है। कहीं जा रही है क्या तू? हाँ अम्मा, अगले महीने मेरे मायके में शादी है, बस वहीं जाऊंगी, इसलिए तुम समय से कपड़े सिल कर दे देना। हाँ बेटी, ठीक है, सिल देंगे। ये ले खीर ले जा। अम्मा, तुम्हारा जीवन भी कितना कठिन है। कभी कभी तो तुम खीर बनाकर खा लेती हो और कभी कभी तो तुम्हारे घर का चूल्हा भी नहीं जलता। क्या करूं बेटी, अब किस्मत में गरीबी लिखी है। तो अम्मा, तुम्हारा पति तुम्हारे ऊपर 2 बच्चे छोड़कर चला गया और बच्चे बड़े होते ही तुम्हें छोड़कर चले गए। बहुत बुरा लगता है मुझे तुम्हारे लिए। हाँ, अब तू क्यों दुखी होती है बेटी, मेरे लिए? अम्मा, तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम तो अपनी मायके की बहुत तारीफ करती हो। अपना मायके चली जाओ, कम से कम तुम्हारी बची हुई जिंदगी तो अच्छे से कट जाएगी। बात तो तू सही कहती है, पर इतने सालों में कोई मेरे मायके से मुझे मिलने भी नहीं आया। यह बात भी है। अच्छा, तो मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना अम्मा। निकू वहाँ से चली गई। सविता ने सिलाई का सामान निकाला और कपड़े सिलने के लिए बैठ गई। मायके जाना कितनी खुशी की बात है। मेरा मायका तो बहुत दूर है। क्यों ना इस बार मैं भी अपने मायके की यात्रा पर निकल जाऊं। मुझे देखकर मेरे भाई भाभी बहुत खुश होंगे। जब से मैं इस गांव में ब्याह कर आई, यहीं की होकर रह गई। अब तो मैं अपनी बाकी की जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगी। सविता मायके जाने के सपने देखने लगी थी। उसने जल्दी जल्दी निकू का काम खत्म किया और अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। यात्रा बहुत लंबी होगी। मुझे थोड़ा ज्यादा सामान ही ले जाना होगा, जिससे रास्ते में मुझे कोई समस्या ना आए। लेकिन मुझे रास्ते के डाकुओं और ठगों से बचकर रहना होगा। सविता ने अपना सामान बांधा और निकू के घर आ गई। अरे निकू बेटी, सुन, बाहर तो आ जरा। अरे अम्मा, क्या हुआ? इतना सामान लेकर कहाँ जा रही हो? ये तेरे कपड़े हैं बेटी। वो तो ठीक है अम्मा, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो, वह तो बताओ। मैं अपने मायके जा रही हूँ, कुछ दिन में लौट आऊंगी। अच्छा ठीक है अम्मा, लेकिन तुम्हारा मायके तो तकरारपुर में है ना? हाँ बेटी, मेरी मायके तकरारपुर में है। अम्मा, इतनी दूर अकेले जा रही हो, ऊपर से उस रास्ते में तो न जाने कितने ठग और डाकुओं से पाला पड़ेगा। अरे निकू बेटी, मेरे यह बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। तू मेरी चिंता मत कर, मैं आराम से चली जाऊंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ठीक है अम्मा, लेकिन अपना ख्याल रखना। निकू से विदा लेकर सविता अपने गांव के रास्ते पर आगे बढ़ गई। दोपहर हो चुकी थी और सूरज सर पर था। चलते चलते बहुत देर हो गई। थोड़ा आराम करूंगी, अच्छी सी जगह देखकर। अब तो सविता को एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उसी बरगद के पेड़ के नीचे कल्लू और मदन नाम के 2 चोर भी बैठे हुए थे। उन्होंने सविता को देखा और बोले, अरे मदन, वो देख, सामने से बुढ़िया आ रही है। इसके पास बहुत सामान है। अगर हम इसे बातों में फंसाकर इसके सामान पर हाथ मार लें तो बहुत फायदा होगा। सही कहा। ये बुढ़िया हमारा क्या बिगाड़ पाएगी भला? लगता है यही आ रही है। सविता बरगद के पास आ गई और वहीं छाव में अपना सामान रखकर बैठ गई। हाँ हाँ, कितनी ठंडी छाव है। कुछ देर यहीं रुक जाती हूँ, फिर आगे जाऊंगी। सविता को देखकर कल्लू और मदन उसके पास आ गए और बोले, अरे अम्मा, कहाँ जा रही हो इतनी धूप में, और वह भी अकेले अकेले? अरे बेटा, मैं तकरारपुर जा रही हूँ, मेरा मायके है वहाँ। लगता है कई सालों बाद मायके जा रही हो। अच्छा है, अच्छा है।
हम भी तकरारपुर ही जा रहे हैं। सफर लंबा है तो थोड़ा आराम करने के लिए रुक गए। हाँ अम्मा, वैसे आप अकेले जा रही हैं? कोई है नहीं आपके साथ? नहीं नहीं, कोई नहीं, मैं अकेली ही जा रही हूँ। अच्छा, लेकिन अम्मा, इस रास्ते पर बहुत से बदमाश मिलेंगे। अकेले जाना आपके लिए सुरक्षित नहीं है। इसीलिए एक काम करो, आप हमारे साथ चलो। कल्लू और मदन की बातों से सविता को शक हो रहा था कि दाल में कुछ काला है। अच्छा बेटा, ठीक है, तुम लोग कहते हो तो तुम्हारे साथ चलती हो। इसी बहाने मेरे सामान की सुरक्षा भी हो जाएगी। हाँ, हमारे होते हुए आपको अपने सामान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कल्लू और मदन एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, तो वही उन्हें देखकर सविता ने सोचा। खुश हो रहे हो तुम दोनों, लेकिन अभी तुम जानते नहीं कि कौन हूँ मैं। थोड़ी देर के बाद सविता ने अपना सामान उठाया और चलने के लिए तैयार हुई। तभी कल्लू सविता से बोला, अरे अम्मा, आप क्यों मेहनत कर रही हो? लाइए ना, हम आपका सामान उठा लेते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं उठा लूंगी सामान। अम्मा, कहीं आप यह तो नहीं सोच रही कि हम आपका सामान लेकर भाग जाएंगे? अरे नहीं नहीं, तुम लोग बहुत अच्छे जान पड़ते हो, लेकिन यह सामान कुछ खास नहीं है। इसे तो मैं ही उठा लूंगी। इसमें जो अपने मायके से लेने जा रही हूँ, उस सामान को उठाने के लिए मुझे लोगों की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ऐसा क्या लेने जा रही हो अपने मायके से अम्मा? मैं अपने मायके से अपने हिस्से का सोना चांदी लेने जा रही हूँ। मेरे भाइयों ने मेरी विदा के वक्त कहा था कि बहन, 50 साल बाद हम लोग बंटवारा करेंगे, तो तू आ जाना। इसीलिए मैं अपने मायके जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, ये बात है। ठीक है, चलिए चलिए। सविता अपना सामान लेकर आगे जाने लगी। तभी कल्लू ने मदन को रोककर कहा, तूने उस बुढ़िया को जाने क्यों दिया? हम उसका सामान ले सकते थे ना। अरे तूने सुना नहीं? क्या वो सोने चांदी लेने जा रही है? अपने मायके में अभी उसके पास कुछ नहीं है। जब वो तकरारपुर से सामान लेकर लौटेगी, तब हम उसे लूट लेंगे। लेकिन तू क्या भूल गया कि अभी हम तकरारपुर के मुखिया जी के घर से चोरी करके आए हैं? अभी तो वह हमें ढूंढ रहा होगा। अगर उसके हाथ आ गए ना, तो चोरी का यह सामान भी हाथ से चला जाएगा। अरे तू इतना क्यों सोच रहा है? जमींदार ने कौन सा हमें चोरी करते हुए देखा था? वो कुछ नहीं कर पाएगा हमारा। चल अब बुढ़िया आगे ना निकल जाए। कल्लू और मदन सविता के साथ साथ चलने लगे और तकरारपुर की सीमा पर पहुंचते ही सविता ने दोनों से कहा, तुम दोनों का बहुत धन्यवाद, जो मेरे सफर में मेरे साथी बने और मुझे सुरक्षित यहाँ पहुँचा दिया। अरे अम्मा, कैसा धन्यवाद? हम भी तो इसी गांव में आ रहे हैं। हमारी मंजिल भी एक ही है। क्या बोले? हाँ हाँ, यहाँ आ तो गए, लेकिन अब क्या करेंगे? क्या बात है बेटा, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? अम्मा, हम दोनों काम ढूंढने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन हमें पता नहीं है यहाँ कौन काम देगा। अरे कल्लू, तू चिंता क्यों कर रहा है? अपनी अम्मा है ना, उनके मायके में कोई ना कोई काम हमें मिल जाएगा। क्यों? अम्मा सही कहा ना? हाँ हाँ, सही कहा। ठीक है, तो चलो तुम दोनों मेरे साथ। सविता दोनों को अपने साथ अपने मायके ले गई। सविता को देखकर उसके भाई और भाभी बहुत खुश हुए और घर को देखकर सविता बोली, क्या बात है भैया, घर तो हवेली बन गया है। अरे बहन, तू इतने सालों बाद आई है। ये दोनों कौन है तेरे बेटे? नहीं नहीं भैया, यह दोनों तो मुझे रास्ते में मिल गए थे। अब कुछ काम ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आई। अपने खेतों पर इन्हें कोई काम दे देना। ठीक है, तुम आराम कर, मैं इनके रहने की व्यवस्था घर के बाहर करवा देता हूँ। सविता घर के अंदर में आराम करने लगी और उसके भाई ने कल्लू और मदन को गौशाला के पास रहने की जगह दे दी। अगली सुबह सविता अपना गांव घूमने के लिए निकल पड़ी, तो वहीं कल्लू और मदन खेतों पर काम करने के लिए चले गए। अरे सविता, तुम कब आई? बस कल ही आए भैया, तुम बताओ कैसे हो? मैं तो ठीक ही हूँ, बस थोड़ा परेशान हूँ। क्यों, क्या बात है भैया? सविता, मेरे घर में चोरी हो गई है। मेरे घर से काफी कीमती सामान चोर ले गए। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ भैया। बुरा क्या, अब तो जो होना था वह हो चुका है। फिर मेहनत करूंगा, संपत्ति बनाऊंगा। लेकिन बहन सविता, तुम इतने सालों बाद आई हो। यह लो, ये अंगूठी रखो मेरी तरफ से। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? अरे बहन, भाई को मना नहीं करती, लो रख लो। सविता ने अंगूठी ले ली और घर आते हुए सोचने लगी, यह अंगूठी तो कहीं देखी लग रही है, कहाँ देखी है? मन में ऐसा सोचते हुए सविता अपने खेतों के पास से गुजरी और उसने देखा कि कल्लू और मदन खेतों में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं।
वह उनके पास आ गई और उन्हें काम करते हुए देखने लगी। तभी उसकी नजर वीरू के हाथ में पहनी हुई अंगूठी पर पड़ी। अच्छा तो ये बात है, ये दोनों तो चोर है, लेकिन इनसे ये बात कैसे उगलवाने हैं? सविता अपने घर वापस आ गई और कल्लू और मदन के सामान को देखने लगी। उसने देखा कि उनके सामान में कीमती सोने चांदी के आभूषण और बर्तन रखे हुए हैं। अच्छा, तो यह सब मुखिया जी का सामान है। इन दोनों को तो अच्छा सबक सिखाऊंगा। सविता वहाँ से चली गई। इधर खेतों पर कल्लू और मदन आपस में बात करते हुए बोले, अरे कल्लू, अब तो मेरी कमर टूट गई। इतने दिन से ये बुढ़िया यहाँ रह रही है, हमने तो बंटवारे की कोई बात भी नहीं सुनी, ऊपर से इतना काम करना पड़ता है। हाँ, बात तो सही कह रहे हो तुम। मुझे भी अब थकान हो रही है। चलो पहले कुछ देर आराम करते हैं, फिर सोचते हैं बुढ़िया का क्या करना है। ठीक है भाई। कल्लू और मदन वहीं पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। तभी कल्लू ने कहा, हम लोग इस बुढ़िया से बातों बातों में पूछ लेंगे। ठीक है। कल्लू और मदन शाम तक काम खत्म करके सविता के पास आए और बोले, अरे अम्मा, तुम तो हम दोनों को भूल ही गई। हाँ, वही तो, इतने दिन हो गए यहाँ रहते रहते एक बार भी हमसे मिलने नहीं आई। देखो तो खेतों पर काम कर करके आधे हो गए हैं हम। अरे अरे माफ करना, मैं यहाँ इतने दिनों बाद आई कि कुछ और होश ही नहीं रहा। अम्मा तुम बहुत भोली हो, इसीलिए तो तुम हमारे साथ साथ कुछ और भी भूल गई हो। अच्छा अच्छा, और क्या भूल गई मैं? अम्मा, तो तुम्हारा हिस्सा तुम भूल गई क्या, कि तुम्हें यहाँ अपने भाइयों से अपना हिस्सा लेने आया था? अरे हाँ, हिस्सा मेरा हिस्सा, वो तो मैंने बात कर ली अपने भैया से। अच्छा, तो फिर क्या कहा तुम्हारे भैया ने? मेरे भैया ने कहा कि उन्होंने तो बहुत पहले ही बंटवारा कर लिया था, अब यहाँ कुछ नहीं बचा। और तुमने सुन लिया? धोखा हुआ है अम्मा तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, मेरे भैया बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मेरे हिस्से का सोना चांदी जंगल में एक बड़े पुराने बरगद के नीचे दबा दिया है। जब मुझे जरूरत होगी तब मैं उसे वहां से निकाल लूंगी। अच्छा ऐसा है, ठीक है, हम दोनों काम कर लेते हैं अब। हाँ, लेकिन किसी को बताना मत। अरे नहीं नहीं अम्मा, हम किसी को नहीं बताएंगे। कल्लू और मदन अपनी जगह पर आ गए और कहने लगे, चलो अब तो हमें पता भी चल गया है कि बुढ़िया का खजाना कहाँ है। अब हम उसे लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। हाँ सही कहा, पहले हम एक बार यह तो देख ले कि हमारा सामान सही से रखा है या नहीं। अरे हमारे ऊपर किसे शक होगा, फिर भी एक बार देख लो। कल्लू और मदन ने अपना सामान बाहर निकाला और देखा तो मुखिया के आभूषणों की जगह वहाँ पर पत्थर रखे थे। यह देखकर दोनों चौंक उठे। अरे हमारा सामान किसने चोरी कर दिया? ये सब क्या हो गया? ये तो बहुत बुरा हुआ, हम तो लूट गए। अब ना जाने क्या होगा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। अरे मेरे दोस्त, अभी परेशान नहीं हो, हम अब उस बुढ़िया का खजाना बाहर निकाल लेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। हाँ सही कहा, बस रात होते ही सब सो जाएंगे, फिर हम दोनों जंगल चलेंगे। सविता दोनों चोरों की बातें सुन रही थी। वो वहाँ से चली गई और थोड़ी देर बाद रोते हुए वहाँ आई। हाय हाय, यह क्या हो गया? अरे यह भी कोई उम्र थी, जाने कि हमें छोड़कर चले गए। हे खुदा, ये सब क्या कर दिया? सविता को रोता देख कल्लू और मदन उनके पास गए और बोले, अरे अम्मा क्या हुआ, क्यों इतना रोई जा रही हो? हाँ अम्मा, किसी ने कुछ कहा है क्या? कोई बात है क्या? कौन चला गया? बेटा, हमारे मुखिया साहब ने जंगल में बरगद के पेड़ से लटककर अपनी जान दे दी। जान दे दी? लेकिन क्यों? उनके घर में चोरी हुई थी, नुकसान हुआ था, बहुत उनको सदमा झेल नहीं पाए, इसीलिए जान दे दी। अरे अरे, ये सब क्या हो गया? मुखिया साहब ने तो अभी नाती पोते का मुंह भी नहीं देखा था, बहुत बुरा हुआ। हाँ वही तो, अब ना जाने क्या होगा, कीड़े पड़े। उन चोरों को देखना, मुखिया साहब की आत्मा उन्हें सजा देगी। अम्मा, चोरों को तो सजा मिल जाएगी, लेकिन तुम रो रो कर खुद को परेशान कर रही हो। हाँ सही कहा, मैं जा रही हूँ। सविता मुंह बनाती हुए वहाँ से अपने कमरे में आ गई और खिड़की से कल्कि और मदन पर नजर रखने लगी। आधी रात होते ही कल्लू और मदन दोनों झोला तथा पावड़ा लेकर जंगल की तरफ चल पड़े। उनके जाने के बाद सविता भी उनके पीछे लग गई। दोनों जंगल के बरगद के पेड़ के पास पहुँचे और पेड़ देखकर बोले, अरे इस पर रस्सी लटकी हुई है, कहीं सी पेड़ पर तो मुखिया जी ने फांसी नहीं लगाई। हाँ कहा तो, बुढ़िया ने भी था कि बरगद के पेड़ पर फांसी लगाई थी। मुझे तो यही पेड़ लग रहा है। हाँ यही पेड़ है, अगर सच में यहाँ मुखिया जी की आत्मा आ गई तो। कैसी बात कर रहा है, मुखिया जी तो रहा नहीं।
उसकी आत्मा भी अब आभूषण ढूंढकर क्या करेगी? घबरा मत, वह नहीं आएगा। चल, खोदना शुरू कर, यहीं कहीं दबाया होगा। बुढ़िया के भाइयों ने उसके हिस्से का चांदी सोना। जैसे ही कल्लू और मदन ने बरगद के पेड़ के पास खोदना शुरू किया, वहाँ मौसम बिगड़ने लगा और तेज हवाएं चलने लगी। हवा चलने से पेड़ पर बंधा फंदा हवा में झूलने लगा और वहाँ से आवाज आई, खजाना लेने आए हो तुम लोग? मेरा खजाना वापस करो पहले। कौन सा खजाना? हम किसी खजाने को नहीं जानते। हाँ हाँ, हमें कोई खजाने के बारे में नहीं पता। अच्छा, तुम दोनों की वजह से मुझे मरना पड़ा। मेरा सब कुछ लूट कर कहते हो तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, जान ले लूंगा तुम्हारी। नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया। कल्लू कल्लू भाग यहाँ से। कल्लू और मदन वहाँ से भागने लगे। तभी सामने से मुखिया जी आकर खड़े हो गए और बोले, कहाँ भाग रहे हो तुम दोनों? मुझसे मिलकर जाओ, मेरा खजाना मुझे लौटाओ। मुखिया जी के भूत को सामने देखकर कल्लू और मदन जमीन पर गिर पड़े और पीछे की तरफ खिसकते हुए बोले, माफ कर दो हमें मत मारो, छोड़ दो हमें नहीं पता खजाना कहाँ है। वो तो पत्थर बन गया था। झूठ बोल रहे हो तुम दोनों। तुम लोगों ने ही चोरी की है मेरे खजाने की। मुझे वापस करो। हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं, हमें छोड़ दो। कल्लू और मदन डर के कारण रोने लगते हैं और तभी सविता वहाँ आकर कहती है, क्या बात है कल्लू, मदन, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं तुम दोनों मेरा खजाना तो चोरी नहीं करने आए थे? अम्मा, अम्मा हमें बचा लो। बचा लूं, लेकिन किससे? मुखिया जी के भूत से वह हमें मारना चाहता है। लेकिन वह तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं? वह तो खुद ही मर चुके हैं। मुखिया जी का भूत हमें मार देगा क्योंकि हमने उसके यहाँ चोरी की थी। तुमने चोरी की थी? क्या बात कर रहे हो तुम? तुम तो अच्छे इंसान जान पड़ते हो। नहीं नहीं, हम बुरे हैं, बहुत बुरे। हम तो आपका हिस्सा भी चोरी करने के लिए आए थे, लेकिन हमें मुखिया जी से बचा लो। हम कसम खाते हैं, आज के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे। हाँ हाँ, हम भी कसम खाते हैं, ये सब काम छोड़ देंगे। ठीक है मुखिया साहब, इन दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आप इन दोनों को छोड़ दो। ठीक है, मैं इन्हें छोड़ दूंगा, लेकिन इन्हें इनके किए की सजा जरूर मिलेगी। हमें सजा मंजूर है। ठीक है मुखिया साहब, ये लोग सजा भी पाने को तैयार हैं। अब आप और बाकी सब लोग यहाँ आ जाइए। सविता के कहते ही गांव के बाकी लोग और मुखिया जी बाहर निकलकर सविता के पास आ गए। सब लोग को देखकर कल्लू और मदन को कुछ भी समझ नहीं आया। तभी सविता हंसते हुए बोली, चोरी करना पाप है। अब समझे तुम लोग, ये मुखिया साहब जिंदा है। ये सब हमारी योजना थी, तुम लोगों से सच बाहर निकलवाने की। हाँ सविता बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने मेरी संपत्ति लूटने से और मुझसे दूर जाने से बचा ली। तुम बहुत ही चतुर हो। अरे भैया बस कीजिए। नहीं सविता, मैं तुम्हें अपनी आधी संपत्ति देना चाहता हूँ। तुम मना नहीं करोगे? और इन चोरों को तो अब पंचायत में सजा मिलेगी। बाकी के लोग कल्लू और मदन को पकड़कर ले गए और मुखिया जी ने सविता को बहुत सा धन और आभूषण देकर विदा किया। सविता अपने घर पर सुखपूर्वक लौट आई। उसके लौटते ही निकू उससे मिलने आई और बोली, वाह अम्मा, किस्मत हो तो तुम्हारी जैसी तुम पहले ही मायके चली जाती तो अच्छा होता। बेटा, जो कुछ भी होना होता है तो समय पर ही होता है, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। हाँ सही कहा अम्मा। उस दिन के बाद से सविता का बाकी का जीवन खुशी खुशी बीतने लगा। तो हाँ दोस्तों, ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल मिस्टर टोनी बुल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।